हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया और जीवाणु के पार्ट 4 के बारे में। ये वीडियो सीरीज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पहले हम 3 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने डिस्कस किया था बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उसकी शेप के बारे में, साइज के बारे में, उसके अंदर फ्लैजेला कैसे कैसे टाइप के हो सकते हैं, और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो ये 3 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन जो होता है, जनन जो होता है बैक्टीरिया के अंदर, 2 टाइप से होता है। एसेक्सुअल यानी कि ए लैगिंग, और लैगिंग यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कुछ मेथड्स के थ्रू होता है, जिसमें से सबसे फर्स्ट मेथड है यहाँ पे बाइनरी विखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन जिसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, बाइनरी विखंडन के अंदर, बाइनरी फ्यूजन के अंदर 2 के अंदर एक सेल डिवाइड हो जाएगी, एक बैक्टीरिया की सेल डिवाइड हो जाएगी। तो इन जीवाणुओं में क्या होगा, जीवाणुओं में लैगिंग जनन मुख्यतः प्रागण द्विविखंडन द्वारा होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे द्विविखंडन होता है 2 के अंदर, यानी कि बाइनरी विखंडन हम इसको बोल सकते हैं। बाइनरी विखंडन गुणन की एक बहुत ही त्वरित विधि है जो कि निम्नलिखित क्रमिक चरणों में होती है। अब ये जो बाइनरी फ्यूजन है या फिर ये बाइनरी विखंडन है, वो कुछ स्टेप्स के अंदर होता है। ये जो स्टेप्स है, इसमें से सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड का विभाजन होता है जो भी सेल के अंदर। जैसे कि अगर हम बात करें, ये एक कोशिका है जीवाणु की, और इस कोशिका के अंदर ये इसका न्यूक्लियोइड पड़ा हुआ है, यानी इसके क्रोमोसोम है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या होगा, यहाँ पे इस न्यूक्लियोइड का विभाजन होगा। इसके बाद इसके अंदर जो यहाँ पे ये कोशिका द्रव्य है, इसका विभाजन होगा, साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा, यानी फिर इनके बीच में ये जो विभाजन होगा, तो ये ऐसे हो जाएंगी सेल, एंड और इनके बीच में यहाँ पे क्रॉस वॉल की फॉर्मेशन होगी। और इसके बाद जो ये 2 सेल बनेगी, यहाँ पे एक ऊपर वाली, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, ठीक है, 1 और 2। तो ये क्या बनेगी, यहाँ पे डॉटर सेल, जिनको संतति कोशिकाएं बोलते हैं, यानी कि संतति कोशिकाओं का पृथक्करण होगा, उनका सेपरेशन होगा। तो ये 4 स्टेप्स के अंदर बाइनरी विखंडन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। 1 बाय 1 हम इन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे न्यूक्लियोइड का विभाजन। न्यूक्लियोइड के विभाजन के अंदर क्या होगा, जीवाणु कोशिका जो द्विविखंडन के अंतर्गत जा रही है, यानी जो कि बाइनरी फ्यूजन के अंदर जा रही है, वह लंबी हो जाती है। पहले जो है ये ऐसी थी, अब इसके अंदर यहाँ पे बाइनरी द्विविखंडन होना है, तो ये क्या होगी, ये ऐसे थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। हम ये बोल सकते हैं कि ये थोड़ी सी ऐसे लंबी हो जाती है। इसमें न्यूक्लियोइड यानी कि इसका नाभिकीय पिंड जो होगा, मीजोसोम से जुड़ जाते हैं। यहाँ पे मीजोसोम होते हैं, ठीक है, ऐसे मीजोसोम हो गए, और ये न्यूक्लियोइड क्या करेगा, इस मीजोसोम से जुड़ जाएगा। नाभिकीय निकाय भी लंबा होता है, यानी कि ये जो यहाँ पे है, ये न्यूक्लियोइड है, ये भी लंबा होता जाता है। बीच में संकरा हो जाता है, अंत में 2 संतति नाभिकीय पिंडों का विभाजन हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, अब ये 2 के अंदर बट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऐसे 2 न्यूक्लियोइड के अंदर बट जाएगा, ये इसके अंदर इनका विभाजन हो जाएगा। पुराने के पास एक नया मेसोसोम विकसित हो जाता है। अब जो पुराना था उसके पास एक एक नए मेसोसोम हो जाएंगे। नए और पुराने दोनों मेसोसोम, उनके बीच झिल्ली का संश्लेषण के कारण अलग हो जाते हैं। ठीक है, इनके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये अलग हो जाएंगे। जो मेसोसोम इनसे जुड़े हुए थे वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। मीजोसोम संतति के नाभिकीय पिंडों को विभाजित करने वाले जीवाणु कोशिका के विपरीत ध्रुवों तक ले जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, इनको अलग अलग अपोजिट पोल की तरफ लेके जाएंगे, इनको विपरीत ध्रुवों तक लेके जाएंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। फर्स्ट में इसके अंदर न्यूक्लियोइड का विभाजन हो गया, सेकंड में इसके अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा।
इसके अंदर क्या होगा, नाभिकीय पिंड के विभाजन के बाद साइटोप्लाज्म का दो समान भागों में विभाजन होना, इसको कोशिका द्रव्य का विभाजन बोलते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म का अब दो भागों में विभाजन होगा। यह अनुप्रस्थ और अभिकेंद्रीय या आवक वृद्धि के निर्माण से होता है, जो कि दो मेसोसोम के बीच नव संश्लेषित झिल्ली के क्षेत्र में विकसित हो जाता है। ये जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, ऐसे ये जो मीजोसोम ये अलग हो गई थी। यहाँ पे एक झिल्ली जो है वो संश्लेषित, उसका संश्लेषण स्टार्ट हो गया है, और ये जो मीजोसोम के बीच में नव संश्लेषित झिल्ली के क्षेत्र के विकसित में होता है, यानी कि यहाँ पे ये होना स्टार्ट हो जाता है। विकासशील अंत वृद्धि अंत में केंद्र में मिलती है और अंततः मूल प्रोटोप्लास्ट को लगभग दो समान संतति प्रोटोप्लास्ट में विभाजित कर देती है, जिसमें से प्रत्येक में एक न्यूक्लियड होता है। और अंत में क्या होता है, ये ऐसे केंद्र में यानी कि इसके सेंटर में मिल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे दो संतति कोशिकाएं ये बन जाएंगी। इन दोनों संतति कोशिकाओं के अंदर अपना खुद का ही न्यूक्लियोइड होगा। इन दोनों जो दो संतति कोशिकाएं बनेगी यहाँ पे, इन दोनों के अंदर खुद का ही न्यूक्लियोइड होगा, और लगभग इनका जो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है वो लगभग दो समान भागों में बट जाएगा। यानी कि ये सेल थी और इसके अंदर जो ये प्रोटोप्लास्ट है वो दो समान भागों में बट जाएगा। तो ये इसका कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। थर्ड स्टेप में क्रॉस वाल का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति सामग्री मूल कोशिका भित्ति से संतति प्रोटोप्लास्ट के बीच में मौजूद खांचे में सेप्टम के रूप में, वलय के रूप में उत्पन्न होती है। जैसे कि अभी तक ना सिर्फ ये स्टेप आई थी, ये था। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में क्या हुआ, इनका विभाजन हुआ, न्यूक्लियोइड का विभाजन हुआ, फिर यहाँ पे एक जो है एक वॉल फॉर्मेशन की स्टार्ट हो गई, और इसके बाद क्या हुआ है, ये जो है आपस में ऐसे दो भाग के अंदर बट गई है। ठीक है, दो भाग के अंदर ये बट गई है, जिनके अंदर अपना अपना प्रोटोप्लाज्म है। अब यहाँ पे जो सेप्टम है या फिर ये क्रॉस वॉल है ये बनेगी, ताकि ये दोनों की दोनों संतति कोशिकाएं अलग हो जाए। इस प्रकार प्रत्येक संतति प्रोटोप्लास्ट की अपनी निरंतर प्लाज्मा झिल्ली होती है। इसकी खुद की अपनी प्लाज्मा झिल्ली होगी, इसकी खुद की अपनी प्लाज्मा झिल्ली होगी। इस प्रकार गठित क्रॉस वॉल दो हो जाती है, और ये क्या हो जाएंगी, ये दो हो जाएंगी, ये अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी। बीच में कम सघन परत के विभेदन के कारण सतरित, ये क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे ये अलग अलग हो जाएंगी, इनका विभेदन हो जाएगा, तो ये क्रॉस वॉल दोनों की दोनों अलग हो जाएंगी। तो ये स्टेप्स थे यहाँ पे इनके फॉर्मेशन के अंदर। इसके बाद सबसे लास्ट स्टेप है यहाँ पे कैसे यहाँ पे संतति कोशिकाओं का पृथक्करण यानी कि डॉटर सेल्स का सेपरेशन होगा। नई बिछाई गई डबल क्रॉस वॉल के बाहर जीवाणु कोशिका को विभाजित करने की सतह एक कसना या अवसाद, एक कंस्ट्रिक्शन दिखाई देने लगता है। कंस्ट्रिक्शन या फिर डिप्रेशन दिखाई देने लगेगा। दो परतों वाली अनुप्रस्थ भित्ति को मध्य कम सघन भाग जिलेटिनीकृत हो जाता है। ठीक है, ये कैसा हो जाता है, जिलेटिनीकृत हो जाता है, जिलेटिनियस हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, जिलेटिनियस हो जाता है, और दोनों संतति कोशिकाओं में एक स्फीत दाब यानी कि ट्रिगर प्रेशर बनता है। दोनों की दोनों कोशिकाएं क्या करेगी, वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी, जो क्या कर देगा, इनको अलग अलग कर देगा। और ये जो जिलेटिनीकृत भाग है ना, ये कैसा होता है, ये थोड़ा सा एक तरह से वीक बोल सकते हैं, ये वीक होता है, तो इस वजह से ये जल्दी से यहाँ पे क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, और यहाँ पे स्फीत दाब यानी टर्गर प्रेशर डेवलप होगा, जो कि इनको बिल्कुल अलग कर देगा। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणुओं में द्विखंडन प्रत्येक 20 मिनट बाद होता है। इंपॉर्टेंट है, ये 20 मिनट में ही एक कोशिका दो के अंदर विखंडन का हो जाता है। उक्त दर से विभाजित होने पर 24 घंटे के बाद एक जीवाणु 2000 टन वजन वाले बैक्टीरिया का उत्पादन करेगा, जिसकी संख्या 4.7 × 10⁻21 है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा, लेकिन यह संख्या निम्नलिखित कारणों से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, वैसे तो इनका बैक्टीरिया का नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ये जो संख्या है वो निम्नलिखित कारणों से प्राप्त नहीं होती है। कौन कौन से कारण है, अंतरिक्ष सीमा, स्पेस लिमिटेशन। ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरिया जहां रहते हैं, जो उनका हैबिटेट है, उसके अंदर उनके पास इतना स्पेस नहीं होता है कि वो, उनके पास इतनी जगह नहीं होती है कि वो सारे के सारे वहां पे रह सके।
तो इस वजह से उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में कंपटीशन होगा, लड़ाई होगी, जिसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया मर जाएंगे या फिर कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। खाद्य आपूर्ति का अभाव, फूड सप्लाई की लैकिंग, इस वजह से भी। एंड बैक्टीरियोफेज का विकास। बैक्टीरियोफाज क्या करते हैं, एक टाइप के वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो इस वजह से भी ये क्या हो जाते हैं, इनकी संख्या कम हो जाती है। और जहरीले अपशिष्ट पदार्थों का बनना, यानी कि पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंसेस वहां पे बनते हैं, इस वजह से भी ये संख्या प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ये जो इनका नंबर है वो कैसा रहता है, एक लिमिट के अंदर रहता है, लिमिटेड रहता है, एक सीमित सीमा में रहता है। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल एकदम से फैल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में स्पेस लिमिटेशन, इनको खाद्य आपूर्ति का अभाव होता है, बैक्टीरियोफेज का विकास हो जाता है, कुछ जहरीले पदार्थों का यहाँ पे विकास हो जाता है, जिसकी वजह से ये मर जाते हैं। तो ये डिफरेंट यहाँ पे कारण हो गए जिसकी वजह से इनकी जो संख्या है वो इतनी नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, इतनी नहीं पहुंच पाएगी। इसके अलावा इसके अंदर सेनिसेंस यानी कि बुढ़ापे का भी विकास हो जाता है, तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इनकी संख्या जो है वो ज्यादा नहीं हो पाएगी, वो लिमिटेड रहेगी। तो ये हो गया यहाँ पे डॉटर सेल्स का पृथक्करण हो गया। जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियोइड था, ये डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, ये इसकी कोशिका भित्ति थी, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये न्यूक्लियोइड के अंदर ये डीएनए है, ये अलग हो गई, अब न्यूक्लियोइड अलग हो गई है। इसके बाद इनके बीच में यहाँ पे ये क्रॉस वॉल की फॉर्मेशन हो गई है, क्रॉस वॉल बन गई है, और फिर ये क्या हो गई है, डॉटर सेल अलग अलग हो गई, संतति कोशिकाएं का पृथक्करण हो गया है। तो ये अलग अलग इसके अंदर स्टेप्स होते हैं, ये डायग्राम है उन सारे स्टेप्स का। दूसरा मेथड है यहाँ पे बीजाणु गठन, यानी कि स्पोर की फॉर्मेशन करना। तो इसके थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एलैगिंग जनन होता है बैक्टीरिया के अंदर। कुछ जीवाणुओं की एक अनूठी विशेषता होती है, एंड ये क्या फॉर्म करते हैं, अत्यधिक प्रतिरोधी एंडोस्पोर ये बनाते हैं। एंडोस्पोर तब बनते हैं जब जीवाणु के जीवित पदार्थ का एक हिस्सा लगभग अविनाशी दीवार से घिरा होता है। यानी कि वो दीवार कैसी होगी, वो इसको बहुत ज्यादा वहां पे अगर कंडीशंस ऐसी आ गई कि उसके अंदर ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो ये दीवार उसको बचा के रखेगी, उसके उस पदार्थ को। तो ये यहाँ पे क्या बनता है, ये एंडोस्पोर के अंदर कुछ यहाँ पे जीवित पदार्थ होता है, और इसके बाहर एक हार्ड वॉल होती है, एक अविनाशी कोशिका, एक अविनाशी दीवार से घिरा हुआ होता है। प्रीपक्व एंडोस्पोर जीवाणु में अकेले होते हैं और छोटे गोले या अंडाकार की तरह दिखते हैं, जो या तो केंद्र या पुरानी कोशिका के एक छोर पर कब्जा कर लेते हैं जिनमें वे बनते हैं। ठीक है, या तो ये केंद्र के अंदर या फिर जो कोशिका होगी उसके एक छोर के ऊपर, एक सिरे के ऊपर कब्जा कर लेंगे जहां पे ये बनते हैं। जब कोशिका का वातावरण प्रतिकूल हो जाता है तो बीजाणु बनते हैं। ठीक है, वातावरण जब प्रतिकूल हो जाएगा तब ये बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। कोशिका पानी खो देती है, थोड़ा सिकुड़ जाती है, और एक तब तक शांत रहती है जब तक कि पानी फिर से उपलब्ध न हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वातावरण कैसा हो गया है, प्रतिकूल हो गया है, तो ये क्या कर देगी, कोशिका पानी खो देगी, सिकुड़ जाएगी और शांत रहेगी जब तक कि इसको दोबारा से पानी नहीं उपलब्ध हो। बीजाणु का बनना एक प्रकार का प्रजनन नहीं है, क्योंकि प्रति कोशिका एक बीजाणु बनता है। ठीक है, प्रति कोशिका एक ही बीजाणु बनता है। वैसे तो क्या बनना चाहिए, दो बनने चाहिए, क्योंकि जनन के अंदर, प्रजनन के अंदर यही होता है, एक है दो को बनाती है, तो यहाँ पे एक ही बीजाणु बनता है। अब ये जो एंडोस्पोर है, इसकी मोटी दीवार को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से एक होता है एक्सोस्पोरियम, स्पोर कोट, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियोइड होता है, साइटोप्लाज्म, कोर वाल और कोर्टेक्स, ये चीजें होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक्सोस्पोरियम होती है सबसे बाहर में, इसके बाद एक स्पोर कोट होता है जिसको बीजाणु कोट बोलते हैं, इसके बाद प्रांतस्था होता है यानी कि कोर्टेक्स होता है, नेक्स्ट क्या होगा, ये कोर्टेक्स होता है, और फिर बीजाणु कोर दीवार यानी कि स्पोर वॉल या फिर ये कोर वाल होती है जो कि इसको बचा के रखती है। एंडोस्पोर बनाने वाले जीवाणु को स्पोरेंजियम कहा जाता है। ठीक है, अब एक स्पोरेंजियम होगा, इस स्पोरेंजियम के अंदर एंडोस्पोर बनेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या बनेगा, एंडोस्पोर बनेगा। तो जो जीवाणु एंडोस्पोर बनाएंगे उनको स्पोरेंजियम बोला जाएगा।
अब यहाँ पे ये एंडोस्पोर हो गया, ये बनना स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग है, ये सब टर्मिनल है, और इसके बाद ये टर्मिनल है बिल्कुल सीरे के ऊपर है, ये बिल्कुल यहाँ पे सीरे के ऊपर है। इसके बाद इसका यहाँ पे एक्सोस्पोरियम, स्पोर कोट, कोर्टेक्स, स्पोर वॉल, ये इसके अंदर न्यूक्लियर बॉडी हो गई, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो है इसके अंदर बैक्टीरियल सेल इससे निकल रही है, इमर्जिंग बैक्टीरियल सेल इससे निकल रही है, और धीरे धीरे करके ये बैक्टीरियल सेल यहाँ पे हो गई, ये जो है एंडोस्पोर की वॉल हो गई, ठीक है, इसमें से, और ये फाइनली क्या हो जाएगी, इससे ये निकल गई है, और ये एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर की ये वॉल हो गई है, और ये जो बैक्टीरियल सेल थी वो इससे निकल चुकी है। तो ये बैक्टीरियल सेल एक तरह से हम बोल सकते हैं, जब वातावरण प्रतिकूल होता है तो ये अपने आप को बचा के रखने का एक तरीका होता है। जब परिस्थितियां अनुकूल यानी कि फेवरेबल कंडीशन हो जाती है दोबारा से, यानी कि पानी, पोषक तत्वों की प्राप्त आपूर्ति हो जाती है, तब रोम छिद्र आसानी से अंकुरित हो जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये इसमें से निकल जाएंगे छिद्रों में से, और ये अंकुरित हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। अधिकांश बैक्टीरिया उबलते पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर में मारे जाते हैं, लेकिन एंडोस्पोर इस मोटे उपचार को फिर से करते हैं, यानी कि एंडोस्पोर इसमें भी नहीं मरते हैं, एंडोस्पोर सरवाइव कर जाते हैं, एंडोस्पोर नहीं मरेंगे इस उबलते पानी के अंदर भी। इसके बाद एंडोस्पोर को के लिए एक अलग से उपचार या फिर एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि क्लोरीन, मेथियोनेट और आयोडीन जैसा कोई पतला रसायन बैक्टीरिया को मारते हैं, लेकिन इनमें भी एंडोस्पोर नहीं मरेंगे, यहाँ तक कि इनकी डीप फ्रीजिंग में भी इनको ये नहीं मरेंगे। तो एंडोस्पोर जो है बिल्कुल ये बहुत ज्यादा प्रतिकूल कंडीशंस के अंदर भी सरवाइव कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर बाइनरी द्विखंडन होता है, वही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर वही लिखना होता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया की पूछी जाती है तो वो लिख सकते हैं हम। अगर बीजाणु फॉर्मेशन या फिर बीजाणु का बनना ये पूछा जाता है तो ये वाला भी ये टॉपिक हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, कैसे इसके अंदर ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजुगेशन होती है, डिफरेंट मेथड जो होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।